नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि हम रीड के सिलेबस के अंतर्गत हिंदी में शिक्षण विधियाँ पूरी कर चुके हैं, उसके पश्चात हमने व्याकरण के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को देखा था। मैंने कुछ समय से महसूस किया है कि भाषा फर्स्ट पे सभी लोग ध्यान दे रहे हैं, पर भाषा सेकंड के कुछ ऐसे टॉपिक है जिस पे मैटर बहुत कम मिलता है और सभी लोग ध्यान भी कम देते हैं। और कुछ बच्चों को मैंने देखा है दूसरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स करते हुए कि सभी भाषा फर्स्ट पे ध्यान दे रहे हैं, सेकंड पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमें इन टॉपिकों की आवश्यकता है। तो मैंने उसको महसूस किया, मैंने आज उन्हीं टॉपिकों पे वीडियो बनाने की कोशिश की है। पिछले कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो आज अपन शुरू करते हैं। भाषा सेकंड जो आपके हिंदी आती है। कुछ लोग भाषा फर्स्ट में हिंदी ना लेकर भाषा सेकंड में हिंदी लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, हालांकि 80 से 90% फर्स्ट में भाषा हिंदी लेते हैं, पर कुछ लोग हैं जो भाषा सेकंड में हिंदी लेते हैं और उन विद्यार्थियों के लिए ये मैटर बहुत कम ही उपलब्ध हो पाता है। तो मैंने आज कोशिश की है कि मैं उन्हीं टॉपिक पे ये वीडियो डालूं। तो चलो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि भाषा सेकंड में ये टॉपिक आते कैसे हैं और अपने को उसको पढ़ना कैसे है। तो भाषा सेकंड के अंतर्गत एक अपठित पद्यांश आता है, गद्यांश ना पढ़े, पद्यांश आता है और पद्यांश पर आधारित कुछ बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। वो बिंदु कौन से होते हैं अपन देख लेते हैं। भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, इन पांचों पे अब आपको दिमाग में उत्पन्न होगा ये सब चीजें है क्या। तो ये अपन हिंदी साहित्य में अपने को डीप नहीं जाना है, पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य के तत्व, ये काव्य के स्वरूप है। अब काव्य क्या है, अब दिमाग में सोचोगे तो काव्य एक कविता का रूप है। काव्य कविता मतलब कविता के अंतर्गत, किसी भी कविता के अंतर्गत अगर भावों का समावेश हो, विचारों का समावेश हो, नाद, शिल्प, सौंदर्य, जिस प्रकार कविता को सुंदर बनाना है तो उसके अंतर्गत कुछ तत्व डालना पड़ेंगे। जैसे अपन सब्जी बनाते हैं, सब्जी को स्वादिष्ट बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार के मसाले डालते हैं, जिससे जो सब्जी है वो स्वादिष्ट बन जाती है। उसी प्रकार कविता अच्छा बनाने के लिए हम कविता के अंतर्गत इन सभी चीजों का समावेश करते हैं ताकि कविता है वह अच्छी बन सके। तो चलो ये एक एक चीज होती क्या है इस चीज को अपन समझेंगे, एक एक टॉपिक को अपन विस्तृत रूप से पढ़ेंगे और मैं साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इससे क्वेश्चन एग्जाम में, पिछले रीड के एग्जामों में कैसे क्वेश्चन आए हैं और आगे भी किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं भाव सौंदर्य को। अब हमें समझना है भाव सौंदर्य है क्या। तो कोई भी कवि है अपनी कविता को लिखता है, कविता को लिखते समय वह महसूस करता है, अपने भावों को उसमें उकेरता है। महसूस करने वाला गुण होता है, वो भाव होता है, एहसास। तो कवि है अपने एहसासों को लेखनीबद्ध करता है, या वो जो भी अपने मन के अंतर्गत उसके भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसको लेखनीबद्ध कर देता है, कविता में उकेर देता है, वो होता है भाव। यानी कवि के भावों को शब्दों में बयां करना। अब अपन साहित्य की परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि साहित्य में इसको क्या कहते हैं। प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है। यानी किसी कविता के अंतर्गत अगर प्रेम का समावेश हो जाता है, करुणा का समावेश हो जाता है, क्रोध का समावेश हो जाता है, हर्ष का समावेश हो जाता है, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण यानी कविता में इन भावों को उकेर दिया जाता है, तो वह भाव सौंदर्य कहलाता है। कोई कविता है जो प्रेम से संबंधित होती है, कोई कविता है वो करुण से संबंधित होती है, कोई एकदम से क्रोध से संबंधित होती है, कोई ओजपूर्ण होती है, किसी में वात्सल्यता प्रकट होती है। तो इन सब का अगर कविता में चित्रण कर दिया जाए तो वो कहलाता है भाव सौंदर्य। आपको कोई परिभाषा नहीं पूछेगा कि भाव सौंदर्य होता क्या, आपको तो सिर्फ पद्यांश में से पंक्तियां निकाल के पूछा जाएगा कि निम्न में से भाव सौंदर्य है या कविता के अंतर्गत कौन सा भाव प्रकट हुआ है। देखो, भाव सौंदर्य को साहित्य शास्त्रों में रस कहा गया। आप सभी रस के बारे में जानते हैं। मैं थोड़ा सा आपको विवेचन या रस का दे देती हूँ। देखो, आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा माना है। अगर किसी भी काव्य, किसी भी कविता के अंतर्गत अगर रस नहीं होगा
तो वह कविता प्राण विहीन होगी। जिस तरह संविधान में कहा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अपना मौलिक अधिकार है वह संविधान की आत्मा है, उसके बिना संविधान कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पर माना गया है कि काव्य की आत्मा रस है। अगर रस कविता में नहीं होगा तो कविता अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है। अब आपको जानना जरूरी नहीं है पर मैं बता देती हूँ, आचार्य भरत मुनि है, उन्होंने प्रारंभ में 8 रसों को मान्यता दी गई थी। उसके पश्चात कुछ विद्वान थे, उन्होंने शांत रस को उसके अंतर्गत जोड़ दिया था। यूं करके हमारे कुल 9 रस हो गए थे। पर फिलहाल हमारे जो परवर्ती आचार्य है उन्होंने 2 रसों को और जोड़ दिया है, तो हमारे अभी फिलहाल हम 11 रसों को पढ़ते हैं। आइए अपन जान लेते हैं इन रसों के बारे में। तो हमारे कुल 9 रस और 2 रस अन्य, यूं करके हमारे 11 रस है। हम 11 रसों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ ये श्रृंगार गरट लिखा गया है, आप ध्यान दीजिएगा, ये शब्द शुद्धि में भी ध्यान आएगा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पर ये आता है और बीच में डंडा नहीं आता है। सबसे पहला हमारा रस है वह श्रृंगार रस है। जिस कविता में अगर संयोग और वियोग का दर्शन होता है, प्रेम का दर्शन होता है, यानी प्रेम रूपी जो कविता होती है वह श्रृंगार रस से संबंधित होती है। उसके पश्चात हमारा रस होता है वीर रस। वीर रस मतलब हमारी कोई भी कविता वो ओज से परिपूर्ण होती है तो वह वीर रस से संबंधित होती है। हास्य रस, कोई कविता हास्य रस से संबंधित होती है। करुण रस जिसमें करुणा का समावेश हो जाए। रौद्र रस जिसमें गुस्से का समावेश हो, वो रौद्र रस से संबंधित होती है। शांत रस, विभिन्न बिल्कुल शांतिपूर्ण जो कविता होती है उसमें शांत रस का समावेश होता है। भयानक रस, अद्भुत रस, विभत्स रस, भयानक मतलब जो तांडव हो गया है या युद्ध संबंधी कोई दृश्य होता है जो भयानक रस से होता है। अद्भुत मतलब आश्चर्य से संबंधित जो रस होता है, जो कविता होती है। और विभत्स है ना, डरावना। यानी ये सारे जो 9 रस है उस रसों के बारे में कविता आपकी होती है और उन रसों को आपको कविता के अंतर्गत उसके भावों को पहचानना है। बाद में हमारे परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य रस, जो माता अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम दिखाती है वो वात्सल्य रस होता है। जैसे यशोदा माँ कृष्ण जी के प्रति जो प्रेम दिखला रही है वो वात्सल्य रस के अंतर्गत आता है। और भक्ति रस, जो कवि लोग हैं वो भक्ति में अपनी रचना को लिखते हैं, वो भक्ति रस के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हमारे 11 रस है, इससे संबंधित आपको एग्जाम में कविताएं पूछी जाएंगी और उन कविताओं में से आपको भाव सौंदर्य छांटने के लिए कहा जाएगा। देखो मैंने आपके लिए बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किया, उदाहरणों को देखना आप। इस प्रकार दिए गए पद्यांश में से भाव सौंदर्य को छांटना होता है। 11 भावों के, ये भावों है, भावों के अलावा भी आधुनिक काव्य में छोटी छोटी अनुभूतियां व्यक्त की जाती है, उन्हें भी हमें छांटना होगा। अब देखो आप, इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। उदाहरण देखो कैसे आपके एग्जाम में आएगा। आपके एग्जाम में एक उदाहरण पूछा जाएगा, उदाहरण में से फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा भाव सौंदर्य का। देखो उदाहरण देखो, देखी रूप लोचन ललचाने, हरखे जनु निज निधि पहचाने, थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकन हु परिहरी निमेखी। अब सबसे पहले क्या करना है, आपको इस पद्यांश को पढ़ना है, पढ़कर इसके अर्थ को जानना है। तो इसमें बताया गया है रामचरितमानस में सीता जी जो हैं वो रामचंद्र जी को जनक वाटिका में जब पहली बार देखते हैं उसका वर्णन यहाँ तुलसीदास जी ने किया है। और फिर आपको क्या है, ये इसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा कि इस पद में कौन सा भाव प्रकट हो रहा है या कौन सा रस है, पूछा जाएगा। अब आपको प्रश्न ये पढ़ते ही आपके दिमाग में लोचन, ललचाने, है ना, नयन, रघुपति, ये शब्द देखते ही आपको पता चल जाएगा कि प्रेम रूपी वर्णन है इसमें। तो प्रेम रूपी वर्णन किस में आता है, श्रृंगार रस में आता है। तो अगर आपके ऑप्शंस में श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस उत्तर देना है, अगर श्रृंगार रस नहीं है तो आपको क्या देना है, प्रेम है तो प्रेम उत्तर देना है। उसी प्रकार देखो दूसरा पद देखिए आप, उदाहरण के रूप में, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी कई, करुणा निधि रोए, पानी परात हाथ छुओ नहीं, नैनन नैननी के जल सो पग धोई। प्रस्तुत पद्य में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। देखो दूसरा प्रश्न भी ऐसा ही पूछा गया। तो अपन यहाँ शब्द देखो, देखो इसका अर्थ अपने को देखते ही पता चल जाता है कि जिस पर सुदामा की दीन दशा जब कौन कृष्ण जी देखते हैं तो वह एक परात मंगवा के उसके पैरों को, जब सुदामा जी के पैरों को धोते हैं और उनके आंखों में से अश्रु जल प्रवाहित हो जाते हैं, तो यहाँ पर करुणा का वर्णन है। अब आपको जैसे ही पूछेंगे कि इसमें कौन सा वर्णन है तो आपको तुरंत देना कि शोक का भाव व्यक्त हुआ है, दुख का भाव व्यक्त हुआ है, तो इसमें करुण रस है। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछले एग्जामों में उसी प्रकार के प्रश्न पूछे गए, या अंदर से कोई एक पंक्ति निकाल के दे दी जाती है कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव सौंदर्य या कौन सा भाव प्रकट हुआ है, प्रेम का, वात्सल्य का,
करुणा का, तो आपको वहाँ देखते ही पता जाना चाहिए। पिछले एग्जाम में एक ऐसा ही प्रश्न आया था जिसमें पंक्ति दी थी, बीच में विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिया गया था और पीछे की पंक्ति के प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह था। देखते हुए ही अपने को पता चल जाएगा कि इसमें विस्मय का भाव प्रकट हुआ है। आगे उदाहरण आप और देख लीजिएगा। आलीरी म्यारे नैना बाण पड़ी, चित्त चढ़ी म्यारे माधुरी मूरत, हिवड़ा अभी पड़ी। अब यहाँ पर फिर पूछा गया, मीरा गिरिधर हाथ बिकाणी, लोग कया बिगड़ी। मीरा के उक्त पद में किस भाव सौंदर्य को व्यक्त किया गया है? देखो ये प्रश्न आप इसका उत्तर दीजिएगा, यहाँ मैं उत्तर नहीं देने वाली हूँ, आप ऑप्शंस में मुझे नीचे उत्तर देना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगी। आपके पिछले एग्जामों में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं कि आपको एक पद्यांश दे दिया गया, उसमें से इसी प्रकार पूछा है कि उक्त पद में किस भाव सौंदर्य को व्यक्त किया गया है। तो देखो ये पद आपको पढ़ते ही पता चल गया कि हाँ, मीरा जी कृष्ण जी के बारे में लिख रही है। आपको मीरा किस पद में कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया गया है। तो देखो, मीरा को कृष्ण को देखने की आदत पड़ गई है कि लोगों ने मीरा को कुल विरोधी स्त्री मान लिया है। प्रेम के आवेश में केवल प्रिय का ही ध्यान रहता है, सांसारिक बंधन उपेक्षित हो जाते हैं और मीरा कृष्ण के हाथों बिक गई है। अब इस पद्यांश में किसका वर्णन किया गया है, कौन सा भाव सौंदर्य स्पष्ट हो रहा है, इन चारों ऑप्शंस में से आपको एक उत्तर देना है। आप उत्तर अगर दे पाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं दोगे तब मैं आपको दूंगी। पिछले एग्जामों में मैं आपको रीड के एग्जामों में क्वेश्चन आए हैं, आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं और आपको किस प्रकार से उत्तर उसके देने हैं। तो भाषा सेकंड के अंतर्गत मैं आपको बताती हूँ किस प्रकार के आते हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं। मैं जैसे आपको बता रही थी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में पूछते हैं, तो वो पद्य मैं आपको बता देती हूँ। देखो, युद्ध निरंतर युद्ध विश्व है, युद्धों की ही एक कहानी, शांति, फिर बीच में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। कहाँ है शांति? यहाँ तो नित्य रिपुओं से लड़ना है, नित्य उलझना सम्रांगण में, सीना ताने अड़ना है, भोले भाले सीधे साधे नहीं यहाँ पर जीने पाते, जो लड़ते आगे बढ़ते हैं वे ही जीवन गाना गाते, नहीं मिली यह शांत बैठने को हमको अनमोल जवानी, युद्ध निरंतर विश्व युद्ध है, युद्धों की ही एक कहानी। अगर यहाँ पूछा जाए कि पद्यांश की भाषा कौन सी है, मैंने आपको पद्यांश सुनाया तो आपको युद्ध का वर्णन है, सीधा साधा ओज है इसमें, ठीक है। अगर इसमें ये पूछा जाए आपको शांति, इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ है, मैं कवि का कौन सा भाव है, क्रोध का भाव है, श्रृंगार का भाव है, विस्मय का भाव है, विप्सा का भाव है, तो भाई स्पष्ट दिख रहा है कि बीच में विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो विस्मय का भाव होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। उसके बाद वाले एक एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कि कविता का मूल भाव क्या है ना, या कविता में एक पंक्ति दे दी जाती है कि इस कथन का भाव क्या है। इस प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा काव्य सौंदर्य होता क्या है, न काव्य किसे कहते हैं, न काव्य सौंदर्य के कितने भाग हैं, न इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पद्यांश में से भाव चुनना है और भाव आप तभी स्पष्ट कर पाओगे जब आपको रसों का ज्ञान होगा। मैंने आपको 11 रस बता दिए हैं और 11 रसों का आपको ज्ञान होगा और आप कविता का अर्थ अच्छी तरह से कर पाओगे तो आप आसानी से भावों को स्पष्ट कर दोगे। बिल्कुल ये क्लिष्ट नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे के जो नाच सौंदर्य है, शिल्प सौंदर्य है, विचार सौंदर्य है, उसके मैं एक एक करके वीडियो डालूंगी, आप क्रमानुसार देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और कुछ भी प्रॉब्लम है दूर करने की कोशिश करूँगी और आप इस क्वेश्चन का आंसर निश्चित दीजिएगा। यहाँ मैं और एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिन बच्चों को इसकी आवश्यकता है उसके पास ये पहुँच जाए, तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।